वेलकम बैक ऑल इन आईसीटी इको फॉर यू चैनल। आईसीटी इको फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कृपेश नायक आप सभी को आईसीटी इको फॉर यू यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आईसीटी इको फॉर यू जिन्होंने सब्सक्राइब की है उन सभी को अच्छी तरह से 11-12 के बोर्ड के अलग अलग नोटिफिकेशन मिल रहे। अभी हम ए और बी सेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी जिन्होंने सब्सक्राइब की है उन सभी का शुक्रिया अदा। जिन्होंने नहीं की वो www.icd.for या यहाँ पे लिंक दी गई है आपको, यहाँ से भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बोर्ड के पेपर मार्च 2019 के ए और बी सेक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो, जुलाई 18 और मार्च 18 के पेपर के अंदर हमने बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट 20 सेक्शन के अंदर कैसे लिखना है, कैसे और कितना लिखना है, वो सभी बातें हमने की थी। जिन्होंने वो मिस किया है वो सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आपको वीडियो अपने चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के अंदर आप लिखोगे ओनली बोर्ड पेपर ए एंड बी सेक्शन, तो आपको प्लेलिस्ट में से भी दो पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए थे 2018 के पेपर के, उनके भी आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल नहीं की तो ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट 2-3 वीक के अंदर। ये जो सभी गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जितने भी बोर्ड के पेपर यहाँ पे आ रहे हैं उनका ऐप के ऊपर भी हम लॉन्च करने वाले हैं उनकी लिंक, ताकि आपको वहाँ से भी मिल सके। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे मार्च 2019 के ओनली ए एंड बी सेक्शन को। इंग्लिश मीडियम जनरल स्ट्रीम यानी आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए सेक्शन के अंदर छोड़ो, बी सेक्शन के काफ़ी इंपॉर्टेंट। कितना लिखना है तो हमें 1 मार्क्स मिलेंगे, कितना नहीं, कितना ज़्यादा हम लिख देंगे, कहाँ मार्क कट, वो सभी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो एक अच्छे से कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। सपने बड़े देखो, तकलीफ आने वाली है। 90 अप के बारे में सोचो, 80 अप के बारे में सोचो, 70 अप के बारे में सोचो। जितना सोचो उतना बड़ा सोचो। तकलीफ आएगी यानी हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर मेहनत का नतीजा जब आएगा तो वो कामयाबी उनसे भी बड़ी हो सकती है। बराबर। तो ये अच्छे से हम कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंदर मार्च 2019 का पेपर हम आज सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से। मार्च 2019 बोर्ड। Which of the following is the real indicators of the economic development? Increase in national income, increase in literacy, decrease in unemployment, increase in per capita income. Real indicator कौन है economic development के? तो increase in per capita income. If your per capita income is increased, your standard of living is increased, and you can get better being in all economic transactions. So, indicator of economic development is per capita income, not national income, not unemployment, not per literacy. Per capita income is the indicators of economic development. What was the human development index in Norway in 2014? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये मैंने आगे भी आप सभी को बताया, मगर एचडीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन, कौन फर्स्ट कौन लास्ट कौन बीच में है, इंडिया कहाँ पे है, कौन सा रैंक पे है, एचडीआई की वैल्यू कितनी है। नॉर्वे इज ऑन द टॉप with value of 0.944, India on the 130 ranks among the 188 country, that was 0.609 SDI value, and the Niger is the last of 188 country. तो यहाँ पे 0944, 069, 0984 और 0914, तो आंसर is 0944, the HDI value of Norway in 2014. Who gave the following definition? Inflation is said to occur when monetary income is rises faster than the real income. मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीजेस राइजर देन रियल इनकम। रियल इनकम यानी जो आपकी इनकम है उनसे मॉनेटरी वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइस राइज हो रही है, ऐसा समझ में। ये बात किसने की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लर्नर, केन्स, पिगू और मार्शल। आंसर इज पिगू। पिगू की बातें हो तो ध्यान में रखना, इससे आपको अच्छी तरह से सेक्शन ए के अंदर भी पता चल सकता है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से ये जान रहे हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। सो हु गिव द फॉलोइंग डेफिनेशन। अब पिगू जो है वो, एक बात ध्यान में रखना, पिगू की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे ये ज्यादा, उससे ये ज्यादा, पिगू की बात लगातार ऐसी होती है। यानी मॉनिटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। मॉनिटरी इनकम ज़्यादा है
रियल इनकम से। ये उससे ज्यादा है, ये उससे कम है, वो कम पिगू का नाम छोटा है मगर दोनों की कंपैरिजन ही वो करता रहता है। तो याद रखने का तरीका है, हमें डेफिनेशन को याद कैसे रखनी है। पिगू यानी उससे ये बेटर, दैट मीन्स इन्फ्लेशन से इट अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम इज राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। दो इनकम की बात करते हैं पिगू, मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम की। अगर मॉनेटरी इनकम ज्यादा फास्ट इंक्रीज हो रही है रियल इनकम से तो वो इन्फ्लेशन है एज पर पिगू's concept। So answer is Pigou। Fourth, by which name is central bank is also known as? Very important, very easy for all। State Bank of India नहीं है, Reserve Bank of India, Bank of India और Central Bank of India। तो आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अपेक्स बैंक या सेंट्रल बैंक। अलग अलग नाम पूछे जाते हैं आपको अच्छी तरह से, आरबीआई, रिजर्व बैंक, सेंट्रलाइज बैंक, ये तीनों एक ही नाम है तो वो आंसर आना ही चाहिए। दूसरा सेंट्रल बैंक के साथ establishment year of RBI and when was it is nationalized, these are 2 year, 1935 established and 1949 is the year of nationalized। These 2 years is very important for MCQ or one sentence। What amount of rupees are decided by the Tendulkar Committee in the year 2011-12? आपने देखा थे लास्ट के दो पेपर के अंदर लगातार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, तो जब बोर्ड के पेपर के अंदर हम जब ये डिस्कस करें तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद रखो। तेंदुलकर के 2011-12 के अंदर जो रूरल एरिया नहीं है मगर अर्बन एरिया के अंदर कौन सा डिसाइड हुआ था वो आपको ध्यान में रखना है। पॉवर्टी लाइन का जो डेटा है 1000 जितना डेटा है वो आपको ध्यान में रखना है अर्बन एरिया के लिए। तो आंसर इज 1000। The concept of unemployment is understood by which term? Term नहीं, term, 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 not N। Poverty, population, education and supply of active force। तो unemployment जो है वो एक्टिव वर्क फोर्स के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि कितना एक्टिव वर्क फोर्स है, कितने को काम चाहिए और कितना काम है, दैट वाई इट इज मैटर ऑफ एक्टिव वर्कफोर्स। पॉपुलेशन एजुकेशन से बारे में नहीं है मगर जो पॉपुलेटेड है, जो एजुकेटेड है, वो कितने परसेंट लेना चाहते हैं काम, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव वर्कफोर्स। नेक्स्ट इज इन विच रैंक इंडिया स्टैंड इन हाई पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक को आना चाहिए। चाइना इज द लीडिंग country in the world and is second of India, so India stand for second in the world population। नंबर 8 के ऊपर है मार्च 2019 के पेपर के अंदर। व्हेन वाज नाबार्ड कंस्ट्रक्टेड, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार नाबार्ड के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, नाबार्ड का एस्टेब्लिशर पूछा जाता है। तो 1982, 1972, 1992 एंड 1952। आंसर इज 1982। एक पुराने जमाने का गीत था डिस्को 82, डिस्को 82 ऐसा गाते थे, तो डिस्को 82 नहीं मगर नाबार्ड 82। ध्यान में रखना, याद रखने का तरीका, कहीं से भी एक मार्क लेने हमें, कहीं से भी याद रखना है। नाबार्ड 82, नाबार्ड 82, नाबार्ड 82 ऐसा 2-3 बार बोलो तो नाबार्ड 82 आराम से याद रहेगा। देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एक बार तो दिमाग में सेट करना पड़ेगा, तब आपको ऐसा ये सब कुछ मिल सकता है। तो कीप इन माइंड दिस ऑल। For the development of agriculture sector, which 3 years plan was implemented? Very important, for the development of the agriculture sector, which 3 years plan was implemented by the government of India? Second, third, fourth or first? You all know agriculture sector given more important in the first 5 year plan, because after second 1956 the industrialization is going on, so we are emphasis on the industries, so first 5 year plan is important for that. So answer is first। What is an accounting statement showing the value of imports and exports of tangible and intangible goods during a year? Known as balance of trade, second exchange rate, balance of payment, size of trade। Keep in mind that very important in last 2018 2 paper there are alternatively this question we can see tangible and intangible की बात हो रही है, visible invisible that is tangible intangible, वो दोनों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी तो टेंगिबल इनटेंगिबल लंबा वर्ड है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट लंबा वर्ड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड दैट इज ओनली टेंगिबल, बैलेंस ऑफ पेमेंट टेंगिबल एंड इनटेंगिबल, तो आंसर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान में रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी मगर टेंगिबल की बात हो जाए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बन जाता है, इनटेंगिबल टेंगिबल दोनों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बन जाता है। सो हियर our 10
question for March 19 paper is completed here. Now we are going to start very important section, section B. 1 मार्क्स आपको मिलते हैं मगर कहाँ कट होते पता नहीं चलता। 85 आ गए तो हम री ओपन भी नहीं करवाते, मगर there is a possibility to wrong in that some of the answer that we are not knowing. So very very important this, and you start section B, how you can represent your answer and what is the presentation in section B, so that you can get easily and very impressive marks in your question paper. So keep in mind here, how is statistical information of the continuous frequency distribution represented? Keep in mind that statistical information of continuous frequency and discrete frequency are there too. So when the continuous frequency going down, then only and only graph is possible, and when there's discrete or discontinuous frequencies are there, there is a discrete diagram is there. So graph is drawn. Graph is very important. So when you write section B, keep in mind that आप अपने हाथ से आप ये आंसर तो हर एक लिखेंगे, मगर ग्राफ के नीचे अगर दो अंडरलाइन आपने बना दी या व्यू पेन से आपने थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया ग्राफ के नीचे, दैट इज योर प्रेजेंटेशन स्टाइल। ध्यान में रखना, मार्क एक ही है, किसी को भी अंडरलाइन करने से मार्क नहीं कट होने वाले, मगर दैट इज द एटीट्यूड कि सेक्शन बी जो चेक कर ले फटाफट, अगर आपके डायरेक्ट आंसर उनको दिख रहे हैं तो दैट इज योर credit and that is your presentation style that will increase your 2 to 3 marks. Entire impression is there. So this is the trick how to correct extra 1 or 2 marks. Who presented the concept of PQLI? Very very important. PQLI के अंदर P पकड़ लो और मॉरिस का M पकड़ लो। PM के साथ हमें याद रखने हैं। HDI के प्रेजेंट कौन करते थे और PQLI के प्रेजेंटेशन कौन है वो आपको पता होना चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी हर एक की पता होनी चाहिए। कंपोनेंट्स वैल्यू जो 3 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देन एजुकेशन, ये तीनों अच्छी तरह से याद होने चाहिए आपको, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PQLI किसने प्रेजेंट किया था? मॉरिस डेविस मॉरिस। M दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एंड P दैट इज कॉल्ड फर्स्ट। टू रिमेम्बर दिस P, आपको की कैसे बनानी है, PM याद रखो, यानी फिजिकल क्वालिटी में मॉरिस से ही स्टार्ट होगा। और जो HDI है वो रिप्रेजेंट की थी UNDP ने, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने HDI का कॉन्सेप्ट डिस्प्ले किया था। यहाँ पे PQLI का मॉरिस डेविस मॉरिस ने बनाया है। नाउ 13 क्वेश्चन, what is the reverse repo rate? In this banking chapter, repo rate, reverse repo rate and bank repo rate is very 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 important, and as per the condition of these 3 question, SLR is very very important. जो SLR है उनके भी आपको डेटा याद रखने पड़ेंगे, या SLR की जो डेफिनेशन वो भी याद रखनी पड़ेगी। सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो जो है SLR का फुल फॉर्म है वो भी याद रखना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स यानी छोटी बैंक पापा के पास जाएगी पैसे लेने, बैंक छोटी बैंक के पास जाएगी। तो जो RBI है वो फादर है और छोटी बैंक कॉमर्शियल बैंक है। अगर पापा को अगर अपने छोटे सन या डॉटर के पास जाना है तो वो रिवर्स हुआ, बराबर है। जनरली क्या होता है, जो अपने डॉटर या सन होते हैं वो पापा के पास जाते हैं, तो वो रेपो रेट हो सकता है या रिवर्स या बैंक रेट हो सकता है। इट डिपेंड ऑन देयर पीरियड्स ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट की बात होती है। उसका मतलब क्या है कि व्हेन कॉमर्शियल बैंक नीड फंड्स, when commercial bank need funds for very short period, they sell some security which are held by the RBI with repurchasing agreement at a particular rate, that is called reverse repo rate. यानी कॉमर्शियल बैंक को अगर रिक्वायरमेंट है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो अगर वो अपने RBI के पास जाएगी तो वो रिवर्स रेपो रेट है। सॉरी, ये रेपो रेट की डेफिनेशन यहाँ पे रॉन्ग कमिट हुई है। ये रिवर्स रेपो रेट की जो डेफिनेशन है उसमें कॉमर्शियल बैंक नीड्स नहीं, रिजर्व बैंक नीड्स। रिवर्स के अंदर रिजर्व बैंक की रिक्वायरमेंट है, कॉमर्शियल बैंक की तो रेपो रेट के अंदर होगी। कीप इन माइंड दैट दिस इज रॉन्ग डेफिनेशन प्रिंटेड हियर। यू हैव टू राइट RBI instead of words commercial, and you have to commit that when RBI banks needs funds for very short period, they sell some security to commercial bank which are held by the RBI. This repurchase agreement जो लास्ट का है वो बराबर है, मगर स्टार्टिंग जो है कॉमर्शियल बैंक नीड टू फंड, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट और रेपो रेट। बट रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक के पास RBI जाएगी और RBI कॉमर्शियल बैंक से शॉर्ट टाइम के अंदर पैसे लेगी, तो वो जो रेट पे पैसे लेगी वो
लैंड करेगी कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टाइम के लिए रिजर्व बैंक को, तो जो रेट होगा वो रिवर्स रेपो रेट होगा। 40 गिव द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश इन द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर बैंक का नाम और प्लेस 1 मार्क्स के लिए लर्न बाय हार्ट कर दो, काफी इजी है, याद रहेगा। बैंक ऑफ बार्सिलोना इन 1401 इज नोन टू बी द फर्स्ट रियल बैंक इन वर्ल्ड, established in the world. Who is known as an absolute poor? Absolute poor किसे मानेंगे हम? A population having or expenditure below the poverty line are said to be absolute poor, यानी जो उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो बिलो पोवर्टी लाइन है, उन पब्लिक को हम एब्सोल्यूट पुअर के कंसीडर करेंगे। नाउ 2019 के 16 क्वेश्चन के ऊपर है हम, हाउ मच वाज द फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल पॉपुलेशन इन गुजरात। गुजरात और इंडिया के मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल याद होने ही चाहिए। गुजरात के अंदर याद रखने का तरीका मैंने बोला था 9 - 1 = 8, 918। गुजरात में कितने, तो 9 में से 1 बात करो इतने। गुजरात में कितने फीमेल, तो 9 में से 1 बात करो इतने। और इंडिया का पूछा जाए तो 40, 940। गुजराती में 40 को 40 कहते हैं, 40 यानी 40। चल पड़ी यहाँ से 940 फॉर इंडिया, 9 तो कॉमन है, 9 में से 1 लेस करो तो 8, दैट इज इन गुजरात फीमेल रेशियो इज एंड कंपेयर फॉर मेल, एंड 940 ऑफ इंडियाज per 1000 male ratio of female. So keep in mind these two data is very very important, 918 for the Gujarat and 940 for the India. 17 what do you mean by cash crop? Cash crop का मतलब क्या है? In provide raw material to industrial sector and income generation in various proportion. Cash crop are cotton, jute, groundnut, oilseeds. These are said to be cash crop, यानी जो with the purpose of earning money, earning profit, earning cash, और जो रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे इंडस्ट्रीज को, उससे अपना इंडस्ट्रीज का जो भी प्रोडक्शन है वो चलेगा, तो ऐसे प्रोडक्शन को हम कैश क्रॉप बोलेंगे। जैसे हम जानते हैं कॉटन, जूट, शुगर केन, वो सभी हम फैक्ट्री में देते हैं तो वो रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं और उसका फाइनल प्रोडक्शन बनता है। तो फर्स्ट कैश क्रॉप के क्वेश्चन के अंदर आपको इतनी डेफिनेशन तो लिखनी है, साथ में आप उनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। There is a surplus in terms of payment. When we will say this, very very important. अगर हम ध्यान में रखेंगे तो पता चलेगा आपको कि सरप्लस का मतलब कुछ ज्यादा। ज्यादा कब होगा? जब क्रेडिट ज्यादा होगी, तो हाथ में ज्यादा पैसे होंगे, तो क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड टोटल, दैट इज कॉल्ड सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इंपोर्ट से, तो हम कमा रहे हैं ज्यादा, बाहर हम एक्सपोर्ट करके, हम निर्यात करके हम पैसे अगर कमा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो होगी, वो जो बैलेंस होगा वो सरप्लस होगा, यानी आमदनी हमारी ज्यादा है और खर्चा कम है। तो अगर बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड के टोटल डेबिट साइड के टोटल से, आई रिपीट अगेन, क्रेडिट साइड के टोटल जमा बाजू हम कहते हैं, अगर ज्यादा है जो डेबिट साइड से, तो हम सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल सकते हैं। इन रिसिप्ट आर मोर देन द पेमेंट्स or the value of the credit side entries is greater than the value of the debit side entries, there is a surplus in balance of payment. What is meant by exchange rate? Very very important. Exchange rate, the rate at which the currency of one country can be converted into currency of another country is called exchange rate. Rate at which the currency of one country, suppose India's currency rupees, can be converted into foreign currency, that is dollar or pound, of other countries is called exchange rate. तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से अपने करेंसी को कन्वर्ट करेगी, जिस रेट से करेगी उस रेट को हम एक्सचेंज रेट बोलेंगे। लास्ट वन ऑफ 2019 क्वेश्चंस, मार्च 2019 का लास्ट क्वेश्चन है ये। और आपको एक्सचेंज रेट की दूसरी भी डेफिनेशन हो सकती है कि एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। Now CRIPCO comes under which type of industries? Very important. कृषक भारती कोऑपरेटिव पीछे लगा है सीओ को, आप याद रखो तो कोऑपरेटिव 1 मार्क्स के लिए याद रखने का तरीका है। इंडस्ट्रीज के बहुत सारे टाइप्स है, उसमें प्राइवेट है, पब्लिक है, जॉइंट स्टॉक है, कोऑपरेटिव सेक्टर है। तो याद रखने का तरीका, CRIPCO को पीछे आया, सीओ दैट इज कोऑपरेटिव,
वहां से आंसर मिल जाता है। तो क्रिप्टो कम्स अंडर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो 2000 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमने ए और बी सेक्शन कंप्लीट किया। जैसा कि आप जानते हैं ए के लिए कुछ नहीं है, मगर बी की जो इंपॉर्टेंस थी वो आपको समझाई। बी के इंपॉर्टेंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर थे, जो वन वर्ड के आंसर है उसके नीचे अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। अंडरलाइन करके आप अपनी जो इंप्रेशन है वो एग्जामिनर चेकर के ऊपर डाल सकते हो। दैट विल क्रिएट सम एक्स्ट्रा मार्क्स फ्रॉम द एग्जामिनर। एक छाप बन जाएगी आपकी कि आपके प्रेजेंटेशन अच्छे है। शॉर्टकट मैंने बोला कैसे याद रखने हैं, जैसे पीएम दैट इज PQLI के एम, मॉरिस डेविस की हमने बात की। 9 में से एक बात करके 8 यानी नन। 918 दैट इज द गुजरात। फीमेल रेशियो पर 1000 मेल। ऐसे बहुत सारे ट्रिक सेक्शन बी के लिए आपको दी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जुलाई 2019 का पेपर करेंगे, जिसके अंदर भी सेक्शन बी, और धीरे धीरे करके मार्च 2020 और अगस्त 2020 के क्वेश्चन को ए बी से हम ऐसे ही रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम सी और डी का भी थोड़ा गाइडेंस आपको देंगे, कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट कैसे याद रखने हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का आभार। कीप वॉचिंग ICT Eco for You चैनल एंड ऑल्सो इंस्टॉल माई ICT Eco for You, ICT Eco for You app for the Windows, for the Android version. The link is also here, ICT Eco for You. Here the link of my app from the Play Store. You can find out with name of ICT Eco for You. ICT Eco for You, the name of the app. After 1 week or 2 weeks, all the videos link will be shared on same app, so you can also get the benefit of that. So keep watching ICT Eco for You for the more update. Thank you for the day. Have a nice day.